नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। और आज मिड डे मुद्दा में मोदी एंड कंपनी का वो कारनामा हम आपको बताने की कोशिश करेंगे, एक एक कड़ी उसकी खोलने की कोशिश करेंगे, जिस कारनामे ने इस देश पर एक गंभीर संकट और खासकर उत्तर भारत पर एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, सरासर झूठ बोला, फर्जी हलफनामा, फर्जी मतलब झूठा हलफनामा दाखिल किया। और सुप्रीम कोर्ट ने, गवई ने, पूर्व सीजेआई गवई ने सरकार के झूठे हलफनामे को सच्चा साबित कर दिया अपने फैसले से। जो सरकार चाहती थी, जो माफिया के हित में था, गवई ने वो फैसला दिया। पूरी जिम्मेदारी से सब बोल रहा हूं, माफिया के हित में था वो फैसला गवई ने दिया। गवई ने चंद्रचूड़ को मीलों पीछे छोड़ा है, मीलों पीछे छोड़ा है। भले मोदी के साथ गणपति की पूजा नहीं की, लेकिन गवई ने मीलों पीछे छोड़ा है। सुप्रीम कोर्ट एक एम्पावर्ड कमेटी बनाती है, अपनी ही कमेटी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है। भाई, अपनी कमेटी के खिलाफ। सरकार और न्यायपालिका की गलबहियां का इससे नायाब नमूना आपको नहीं मिलेगा, इससे नायाब नहीं। सुप्रीम कोर्ट में जब साहेब पकड़े गए, साहेब का ये फर्जीवाड़ा, झूठ, फरेब सब पकड़ा गया, तो सड़कों पर जेनजी उतर आया। वही जेनजी जिसका नाम सुन करके भीतर तक हिल जाते हैं साहेब और उनका पूरा इकोसिस्टम, वो सड़कों पर उतर आया। मैं पूरी खबर अब शुरू करूं सिलसिलेवार, क्योंकि इसमें बहुत सारा, आज थोड़ा सा हमारे साथ, हम तो रोज हालांकि ये बात करते हैं, लेकिन वक्त गुजारिएगा। टेक्निकल मसला है, टेक्निकल मसले में एक एक शब्द, एक एक लाइन के मायने समझने होंगे। इस पर कल से ही हमने काफी काम किया। हमने भाऊ को ले आइए, स्क्रीन पर जोड़िए फटाफट। स्वागत है भाऊ। तो काफी काम किया है, तो उसको समझिएगा। और ये समझना इसलिए जरूरी है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, जब इलाका ही वीरान हो जाएगा, वो डायलॉग फिल्मी आता है ना, फिल्मों में, इलाका वीरान कर दूंगा, तो मोदी जी इलाका वीरान करने पे आमादा है। इलाका वीरान हो जाएगा तो न सरकार रहेगी, न सिस्टम रहेगा। मोदी जी का सिस्टम है ना, सिस्टम, मेरा सिस्टम बनाया हूं मैं, तो सिस्टम भी नहीं रहेगा, सरकार भी नहीं रहेगी, हम आप, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी नहीं रहेंगी, सब नाश हो जाएगा। उसी दिशा में बढ़े हैं। सबसे पहले मैं आपको जरा पर्ची वाले मुख्यमंत्री, जो पर्ची वाले लोग आते हैं ना, तो बड़ी दिक्कत होती है। पर्ची वाले मुख्यमंत्री हैं एक भाजपा के, उनकी एक क्लिप आपको सुनवाता हूं, ये सुनिएगा, गौर से सुनिएगा। सुनाइए भैया। सेव और आंवली, आज आप सिर्फ सेव और आंवली, डीपी बदलने से काम नहीं चलता है। काम चलता है दृढ़ इच्छा शक्ति से, काम चलता है काम करने से। इस तरह से मत बरगलाइए हमारे राजस्थान के भाई बहनों को। हम आपसे कहना चाहते हैं, हम किसी भी तरह से अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे, किसी तरह का खनन नहीं होने देंगे, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। देखिए, विश्वास दिलाते, अरे विश्वास क्यों, विश्वास किस बात का दिलाना है? आप कहो जो है कानून हम पास करते हैं, इस जेल में बंद सारे अपराधियों को हम छोड़ दे रहे हैं, आपके मोहल्ले में रहेंगे, कानून बना करके कि हम छोड़ रहे हैं, मोहल्ले में आपके रहेंगे। और उसके बाद कहो कि हम आपके घर में सेन नहीं फोड़ने देंगे, चोरी नहीं होने देंगे, छेड़खानी नहीं होने देंगे, हत्या नहीं होने देंगे। अरे हम तुम पर क्यों भरोसा करें? बरगला कौन रहा है? अब जरा प्रोटेस्ट दिखाइए। ये सारे मूर्ख हैं, ये जो सड़कों पर है, केवल एक भजन लाल होशियार है, पर्ची भरोसे। प्ले कर दीजिए। साथियों, आज जब हम पढ़े लिखे युवा हमारे देश के जागरूक जैन
आवाज सिर्फ विधानसभा में ही नहीं, लोकसभा तक गूंजनी चाहिए। बोलो जय श्री एकता। साथियों, आज किसी को भी शांत नहीं होना है। सरकार को बता देना है कि ये राजस्थान का युवा है। अगर इनने अरावली को छूने की भी कोशिश करी तो इनकी कुर्सी को ऐसा छुएंगे, कभी वापस कुर्सी पे नहीं बैठ पाएंगे ये लोग। बोलो अरावली बचाएंगे। चलो पैदल मार्च शुरू करते हैं सभी लोग। हाँ, आवाज डाउन करिए। अब हम लोग जेएनजी में तो नहीं है, भाव तो और भी नहीं है, हमारे से भी ऊपर है, लेकिन हम उसके बावजूद जेएनजी एकता जिंदाबाद बोलना हो। हमारे बच्चे जेएनजी में है आशीष, वो जेएनजी में है। तो हाँ जेएनजी, अब हम लेकिन फिर भी जेएनजी एकता जब हमारे बच्चे अगर ये नारा लगाएंगे तो हम उनसे जोर से उनकी आवाज में आवाज मिलाएंगे। उनके भविष्य की बात है तो हम उनसे जोर से मिलाएंगे आवाज में आवाज। जेएनजी एकता जिंदाबाद। ये क्यों, यहाँ पर न कांग्रेस है, न यहाँ पर भाजपा है, न यहाँ पर लेफ्ट है, ये यूथ है। और देखिए आप सबके हाथ में जो है ना वो अरावली है, पर्यावरण है, हमारा क्लाइमेट है, हमारा देश है, उसको बचाने के लिए कह रहे हैं। कुर्सी अगर अरावली को छुआ तो कुर्सी ऐसा छुएंगे कभी नहीं। और वहां पर मुख्यमंत्री को देखिए, यही होता है, पंची वालों के साथ भी दिक्कत होती है, उन्हें क्या पता है ही नहीं है जन आक्रोश। आशीष, उसे ये पता नहीं कि उसके प्रदेश में क्या हो रहा है। हाँ। उसे पता नहीं कि अलवर में क्या हो रहा है। उसे ये पता नहीं कि उसकी सरकारें होते हुए कैसा अरावली का खनन हो रहा है। 50,000 करोड़ से ज्यादा एक जिले में खनन हुआ है। टीले के टीले नेस्तनाबूद हुए हैं। पूरा इकोसिस्टम बदल गया है राजस्थान का। ये अरावली को नहीं छू रहे हैं, इस देश के भविष्य को छू रहे हैं। दिल्ली रेगिस्तान हो जाएगी, छोड़ दीजिए जयपुर और राजस्थान, सब दिल्ली रेगिस्तान हो जाएगी। मानसून खत्म हो जाएगा, जो मानसून हरियाणा और पंजाब तक आता है पाकिस्तान चला जाएगा। ये फाइंडिंग्स बड़े बड़े रिसर्च इंस्टीट्यूट्स के हैं जो अरावली बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। लेकिन माफिया को गोद में लेके चलने वाले, माफियाओं के पैसे पे पलने वाली ये सरकारें, ये कहता है मैं अरावली को हाथ नहीं लगाने दूंगा। ये जब बोल रहा है तब अरावली में खनन हो रहा है। पुलिस, डीएफओ, फॉरेस्ट वाले मार खा रहे हैं, उनके ऊपर फायरिंग हो रही है। और ये मूर्ख इंसान कह रहा है कि मैं अरावली को हाथ नहीं लगने दूंगा। इसको पता भी है ये किस राज्य का मुख्यमंत्री है। इसको पता भी है कि अरावली राजस्थान में कितना व्याप्त है। इसे पता भी है कि सबसे ज्यादा नुकसान अरावली को राजस्थान में हुआ है। पता भी है इस इंसान को। ये दुर्भाग्य राजस्थान का है, ये दुर्भाग्य इस भारत के भविष्य का है कि ऐसे पर्ची वाले मुख्यमंत्री राज कर रहे हैं जिनके औकात चपरासियों की नहीं है। ये बात करेंगे, इनको पता है। गवई की बात कही आपने, 3 दिन पहले दिया है, 3 दिन पहले जाने के। ये देश की और नहीं, आने वाले पीढ़ियों का नहीं, इस पृथ्वी का। मैं अभी भारत की बात नहीं कर रहा हूं, इस पृथ्वी का इकोसिस्टम अरावली इंपॉर्टेंट है। हिमालय से पुरानी सीरीज रेंज है पहाड़ों की, बहुत पुरानी। जब डायनासोर नहीं थे तो उससे पहले अरावली थी। अरावली दुनिया के सबसे पुरानी। मैं अभी आपको जरा खबरें दिखा दें, फिर हम आते हैं, क्योंकि बहुत सारा इसमें इंफॉर्मेशन है। भैया खबर लाइए, जो मैं कहा था ना सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला। ये गवई और मोदी का नेक्सस अगर इसको कहें तो कोई आप किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए, और लगे तो लगता है। सुप्रीम कोर्ट ने माना, उसकी ही बनाई समिति ने ठुकराया। क्या है 100 मीटर अरावली की परिभाषा? आगे बढ़िए, इसमें अगर नहीं क्लियर हो तो और क्लियर करते हैं। अरावली, जिस 100 मीटर नियम को एससी ने यानी सुप्रीम कोर्ट ने मंजूर किया, उसका अपनी ही कमेटी ने किया था विरोध। अपनी मतलब सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने। आगे बढ़िए। अरावली पर माफिया राज,
15 साल में 50,000 करोड़ का अवैध खनन हैरान करने वाला है। पूर्व डीएफओ का खुलासा, ये एक जिले का है 50,000 करोड़। अब जब भीतर चलते हैं थोड़ा, क्योंकि ये कमेटी वाला मामला ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये नवंबर 25 में पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को स्वीकार किया गया, जिसमें अरावली की नई परिभाषा दी गई। इसके अनुसार अब केवल वे जमीन के हिस्से अरावली माने जाएंगे जो अपने आसपास की जमीन से 100 मीटर या उससे ज्यादा ऊंचे हो। इस फैसले से पर्यावरण विशेषज्ञ चिंतित हैं कि अरावली के बड़े हिस्से की सुरक्षा खत्म हो जाएगी और खनन बढ़ सकता है। इस वजह से इस नियम का विरोध हो रहा है और अरावली बचाओ अभियान शुरू किया गया है। पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश थी, यानी मोदी की सिफारिश थी, सीधा सीधा समझिए, मोदी की सिफारिश थी, गवई ने एक्सेप्ट किया। कई सालों से ये मामला अरावली का सुप्रीम कोर्ट में था। अरावली में अवैध खनन रोकने और पहाड़ियों की रक्षा के लिए अलग अलग राज्यों में अलग नियम थे, क्योंकि हरियाणा भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है। मई 24 में सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण मंत्रालय को एक कमेटी बनाने को कहा ताकि अरावली की एक समान परिभाषा बनाई जाए। इस कमेटी में कौन कौन था जरा देखिए, सुनिए। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, इन चारों जगहों के अफसर, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी FSI, जियोलॉजिकल सर्वे और कोर्ट की सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी CEC, कोर्ट की जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसके सदस्य इसमें शामिल थे, मतलब वो शामिल। नेक्स्ट चलिएगा। मंत्रालय ने कोर्ट को 100 मीटर ऊंचाई वाली, नवंबर में 100 मीटर ऊंचाई वाली जो परिभाषा है वो परिभाषा पेश की। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगले ही दिन यानी 14 अक्टूबर को, 13 अक्टूबर को ये पेश हुई परिभाषा। 14 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जो CEC थी, एम्पावर्ड कमेटी, उसने कोर्ट की मदद करने वाले वकील को पत्र लिखा और पत्र लिखकर कहा कि उन्होंने ना तो इस प्रस्ताव की जांच की है ना ही मंजूरी दी है। यानी जिस कमेटी को परिभाषा तय करना था उसमें सुप्रीम कोर्ट की जो CEC शामिल थी, उसने ना तो इसको मंजूरी दी थी और ना ही जांच की थी और सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया मोदी सरकार ने। अखबार की रिपोर्ट के अनुसार CEC के चेयरमैन सिद्धांत दास ने लिखा कि FSI की पुरानी परिभाषा ही अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कम से कम 3 डिग्री ढलान वाले इलाके को अरावली माना जाता है। इससे छोटी पहाड़ियां भी सुरक्षित रहती है। आगे बढ़िए जरा, आगे बढ़िए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर FSI ने 2010 में राजस्थान के 15 जिलों में अरावली के 40,481 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र की मैपिंग की थी। इसमें न्यूनतम ऊंचाई वाली वे पहाड़ियां भी शामिल थी जिनकी ढलान कम से कम 3 डिग्री थी। लेकिन माना जा रहा है कि नई जो 100 मीटर की परिभाषा है, इससे राजस्थान में ही 20 मीटर या उससे ऊंची 12,081 में से 91.3% पहाड़ियां बाहर हो जाएंगी और सभी पहाड़ियों को मिलाकर के 99% से ज्यादा पहाड़ियां बाहर हो सकती हैं। यानी बीच बीच में बस खाली ऐसे कील जैसे दिखेगी अरावली, बाकी सब खनन के लिए उपलब्ध है। इससे थार मरुस्थल के पूर्व की ओर फैलना तेज हो सकता है। थार का दिल्ली NCR में खतरा, ये सब तो खैर अभी बहुत सारी चर्चा भी होगी आगे। चलिए नेक्स्ट बढ़िए। इसमें महत्वपूर्ण देखिए क्या है कि इंडियन एक्सप्रेस की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक जो अदालत को सहायता देने के लिए एमिकस क्यूरी होते हैं, ये के परमेश्वर थे। उन्होंने कोर्ट में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। ऐसा नहीं है कि वर्बली बोला और निकल गए, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया और 100 मीटर नियम का विरोध किया। सोचिए आप इसको। उन्होंने कहा कि इससे अरावली की इंटीग्रिटी खत्म होगी, छोटी पहाड़ियों का जो है खनन खुल जाएगा। लेकिन 20 नवंबर अपने रिटायरमेंट से बस 2 दिन पहले गवई ने सुप्रीम कोर्ट की सिफारिश, मंत्रालय की, मोदी की सिफारिश मान ली। सीधे समझिए, मोदी की सिफारिश मान ली गवई ने। कोर्ट ने नई खनन लीज पर रोक लगा दी है और सस्टेनेबल माइनिंग प्लान बनाने को कहा है। मतलब कुल मिला के माइनिंग का प्लान बना लो बस। अब देखिए, ये जरा इसको और ध्यान से पढ़ना है। मंत्रालय के दावे को CEC ने बताया भ्रामक। मंत्रालय ने दावा क्या किया है ये उसमें नहीं आया था अभी तक जो आप पढ़े। CEC अध्यक्ष और पूर्व महानिदेशक वन जो है फॉरेस्ट के पूर्व DG
सिद्धांत दास ने 14 अक्टूबर के पत्र में कहा कि मंत्रालय द्वारा दायर हलफनामे में जिन विचारों को सीईसी का बताया गया है वे वास्तव में सीईसी के सदस्य डॉक्टर जी.आर. भट्ट के व्यक्तिगत विचार हैं, समिति के नहीं। देखिए, मंत्रालय द्वारा हलफनामे में इसका मतलब मोदी का यह हलफनामा फर्जी था, झूठा था हलफनामा। इसमें एक व्यक्ति के विचार को सीईसी का विचार बता दिया। पत्र में भी कहा गया कि 3 अक्टूबर समिति की जो बैठक हुई उसके 3 अक्टूबर की बैठक के मसौदा जो उसका था उसके मसौदा कार्यनीति सीईसी को कभी सौंपा ही नहीं गया। मंत्रालय की रिपोर्ट पर सीईसी ने कोई औपचारिक समीक्षा नहीं की। मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट हस्ताक्षरित भी नहीं थी, यानी जो रिपोर्ट मिनिस्ट्री ने पेश किया उस दस्तखत भी नहीं थे। सीईसी ने दोहराया कि उसकी स्पष्ट राय है कि एफएसआई की परिभाषा को ही अपनाया जाना चाहिए। ये है पूरी कथा। मैं आपको पूरा आंकड़ा बताता हूं। अभी तो आपने राजस्थान में, क्योंकि 80% अरावली जो है वो राजस्थान के 27 जिलों में व्याप्त है। लेकिन यदि मैं पूरे अरावली सारे जिलों से, गुजरात से लेके आके मध्य प्रदेश तक के मैं अरावली की बात करूं तो अरावली में कुल 1,60,000 चोटियां हैं। 100 मीटर के इस लिमिट से मात्र 1,048 रह जाएगी। 1,60,000 में से मात्र 1,48,000 ही 100 की शर्त पूरी करती है। इसका मतलब 1,048, इसका मतलब 99% से ज्यादा अरावली का रेंज ये खनन के लिए खुला किया जाएगा। बहुत स्मार्टली। देखिए, मैं गवई का एक इंटरव्यू देख रहा था अंग्रेजी में। उसमें वो बार बार कह रहे थे कि हमने खनन पे रोक लगाई है, लेकिन आगे का लाइन नहीं बोला है। एक मैपिंग करने के लिए बोला है ताकि फिर इसका खनन उपयोग किया जाए। जब वो अरावली की पहाड़ियां नहीं रहेगी आशीष जी, तो उसमें खनन क्यों रुकेगा? भाई, अरावली सुरक्षित है ना, जो अरावली नहीं है वहां खनन होगा। यही तो कर रहे हैं सब। अरावली अच्छा, हाथ नहीं लगाने देंगे। अरावली सिर्फ रेगिस्तान को नहीं रोकता, थार के डेजर्ट को, जो वहां से आंधी चलती है, डेजर्ट कैसे फैलते हैं आशीष, और रेत के टीले हवा के साथ सुनामी। भाई देखिए, थार का डेजर्ट हो यानी मेरू स्थल हो या समुद्र हो, दोनों का कैरेक्टर एक है। वहां हवा के साथ लहरें उठती है और समुद्र फैलता है। बैकवाटर जो बोलते हैं हम, नदी में घुस जाता है समुद्र। मुंबई डूबता है बरसात में, क्यों? क्योंकि हाई टाइड होता है, समुद्र बाहर फेंकता है पानी और बरसात का पानी समुद्र में जाता है। समुद्र की लहरों के सामने नदियां और छोटे नाले नहीं टिक पाते, तो वो समुद्र का पानी उसी नाले से मुंबई में घुस जाता है और बोलता है बादल फट गए, बादल फट गए, और मुंबई डूबती है। वैसा रेगिस्तान में जब हवाएं चलती है तो आप नहीं देखते कि कल एक रेत का पहाड़ यहां खड़ा था, 2 दिन बाद वो एकदम 2 किलोमीटर दूर दिखता है, क्योंकि पहाड़ के पहाड़ हो जाते हैं। ये सारी हवाएं, ये रेत के तूफान अरावली रोकता है। नहीं तो सबसे पहले जिस दिन अरावली का ये 100 मीटर वाला हो जाएगा, आप मानिए 10 साल के अंदर उदयपुर नष्ट हो जाएगा। 10 साल का टाइम दे रहा हूं मात्र में। उदयपुर से जयपुर आने में टाइम नहीं लगेगा और जयपुर से दिल्ली आने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जब हवा आती है तो पाकिस्तान से परली जलती है, तो दिल्ली में पोल्यूशन बढ़ता है सिर्फ हवा के कारण। ये रेत लाने में टाइम नहीं लगेगा। दूसरी बात, ये मानसून जो रुकता है राजस्थान में अरावली की वजह से, वो खुल के पाकिस्तान चला जाएगा। अरावली से कई नदियां निकलती है, वो लाइफ लाइन है। 1 करोड़ लोगों को पीने का पानी मिलता है। अभयारण्य है अरावली में। ये सारे गवी बाबू को नहीं दिखे। माफ करिएगा, उस इंटरव्यू में वो फपा करते हुए दिखे। सुप्रीम कोर्ट के जज एक लोअर कोर्ट के वकील जैसी स्थिति हो गई थी उनकी। और बाद में वो कह रहे थे कि इसको रिव्यू कर सकते हैं। इस जजमेंट को कोई जजमेंट फाइनल थोड़ी है, ये जजमेंट फाइनल थोड़ी है, इसको रिव्यू कर सकते हैं।
वो तो खेल लेकिन के तुम खेल चाहे तो खेल रिव्यू कर सकते हैं। चोर सिपाही खेलने बैठे थे। खोज भाई खेलने बैठे थे, रिव्यू करने वाले जजमेंट देते हैं वो बेंच नंबर 1, चीफ जस्टिस का बेंच। मुझे ये नहीं समझ में आया अरे यार आशीष, जो बच्चा क्लास 1 में KG 1 में जो लड़का जाता है, उसको ड्राइंग टीचर सिखाती है लैंडस्केपिंग, वो अपनी पेंसिल से सीन निकालता है, तो पहाड़ी ऐसी 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 निकालता है वो, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे वो पहाड़ी निकालता है, ऊपर यस के मार्क लगा के पंछी निकालता है, एक ऐसा पेड़ दिखाता है, नीचे लाइन मार के घास, उसका पेंटिंग हो जाता है। उस बच्चे तक को समझ में आता है कि पेंटिंग में पहाड़ी ऊपर नीचे रेंज होता है वो। आपने कहा इधर हिमालय, नीचे हिमालय नहीं, इतना हिमालय नहीं, इतना हिमालय नहीं, 100 मीटर के टीले ऐसे, जैसे मेट्रो के पिलर खड़े होते हैं वैसे अरावली रेंज के पिलर खड़े करेंगे आप। कंटिन्यूटी किसको कहते हैं? रेंज में कंटिन्यूटी होती है, वो किसको कहते हैं? श्रृंखला इसलिए इतना बोलते हैं, श्रृंखला 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 क्यों के कहते हैं? अरावली की श्रृंखला क्यों कहते हैं? श्रृंखला होती ही ऐसी है। और आपको करना है तो आप 100 मीटर का करिए ना, समुद्र के तह से करिए ना, सतह से। आप सी लेवल, इसको बैरोमीटर ले लीजिए, सी लेवल से 100 मीटर करिए, पूरी अरावली रेंज बच जाएगी। कुछ शहर समुद्र से 200 मीटर ऊपर बचे, और ऊपर 70 मीटर यदि अरावली का रेंज की एक पहाड़ी आती है तो 270 प्लस 70 340 मीटर की होगी। इन्होंने कहा जो शहर बसा है वही से, जहां अरावली की जो पहाड़ी है वो उसी जगह से गिनी जाएगी 100 मीटर। इतना कॉमन सेंस, इसमें साइंस नहीं है, ये कॉमन सेंस है। भाऊ 3 डिग्री ढलान जो है वो सेंस है कि 3 डिग्री ढलान को अरावली रेंज का कंटिन्यूटी मांगी जाती है, मिनिमम 3 डिग्री। अब 3 डिग्री का जी भाई, 3 डिग्री से भी ऐसा 2 डिग्री होगा तो फिर पठार मानो उसको। वो 3 डिग्री वाला कई सालों से चल रहा है, इस 100 मीटर वाला क्यों बीच में लाए? जिसके लिए पर्यावरण मंत्रालय के लोग कहते हैं कि हम नहीं है, CEC कहती है कि हम नहीं है, फिर इसमें है कौन? वो माफिया जो DFO कहता है कि अंदर घुसने नहीं देते। हाँ, क्या जल्दी थी? MS क्यूरी क्या होता है? MS क्यूरी कोर्ट क्यों अपॉइंट करता है? मजे लेने के लिए। एक वकील हमारे मित्र है, बहुत दिनों से काम नहीं है, MS क्यूरी, चलो आप कोर्ट के मित्र हो जाओ। जब जटिल इशू आता है, टेक्निकल इशू आता है, उसके लिए जज MS क्यूरी रखता है, मतलब जज अपने साथ एक वकील को रखता है जिससे वो सलाह लेते हैं। जैसे वो अमिताभ के प्रोग्राम में फोनो फ्रेंड होता है ना, फ्रेंड को फोन करके पूछते कि भाई सही अच्छा बता तू इस सवाल का, वो है MS क्यूरी, कोर्ट का मित्र हिंदी में कहे तो। उसने बोला आपने ऐसा मित्र रखा जिसको आप समझते नहीं उस लायक कि जिसका पावर प्रेजेंटेशन आपने ठुकरा दिया। तो पहले से फैसला करके बैठते हैं अब एग्जैक्टली कोई ये 2014 के बाद हमारे यहाँ हर चीज डिजाइन हो रही है, चुनावी नतीजे डिजाइन, किसी एक्ट का नाम डिजाइन, जी राम जी करने के लिए हिंदी इंग्लिश उर्दू तेलुगु सब मिक्स करो, न्यायपालिका के नतीजे डिजाइन। क्या ये कहना पड़ेगा? ये जो है अब आप देखिए, आपने वन मंत्री का इंटरव्यू है कि लोग बरगला रहे हैं, वही लोग सुनवाना बरगला रहे चाहते हैं। हाँ जरा वही सुनवा सुनो। दीजिए उनको, जरा हाँ सुनवा दीजिए जरा। भैया जरा सुनो, ये अध्यक्ष नहीं बन पाए तो अब ये
जो है अपना काम ही आगे बढ़ा रहे हैं खनन वालों को मदद करने के लिए। क्या कहेंगे सर आप? कांग्रेस के द्वारा झूठ फैलाया जा रहा है जो सब समाप्त हो गया है। जी अरावली पूरी तरह संरक्षित है। अरावली के ग्रीन वॉल को लेकर हम पहले से कार्य कर रहे हैं। मैं पुनः कहना चाहूँगा, अरावली में जितना भी प्रोटेक्टेड एरिया, फॉरेस्ट एरिया है, इस निर्णय के बाद वो यथावत रहेंगे। अरावली में जितना पानी के रिसोर्सेज हैं, जहाँ से माही मूली जैसी नदियाँ निकलती है, वो पूरी तरीके से इसमें संरक्षित रहेंगे। जो डार्क जोन है वो पूरी तरीके से संरक्षित रहेगा। दिल्ली में तो अरावली की कोई माइनिंग नहीं है, वो यथावत रहेगी। और जहाँ पर अरावली की माइनिंग है वहाँ पर पहले उसका एक सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान बनेगा। सस्टेनेबल मैनेजमेंट प्लान को LCFR ही स्वीकृत करेगा, क्योंकि अभी तक ये होता था कि माइन करके और गड्ढे छोड़कर चले जाएंगे। तो अब उनको ये भी प्लान देना होगा कि माइन खत्म होने के बाद उसको कैसे हरा भरा किया जाए। अभी तक जो स्थिति अरावली में माइनिंग भी चल रही है वो 0.19% ही है, और इस निर्णय के बाद तो 90% भाग पूरी तरीके से संरक्षित हो जाएगा। अरावली हमारी सभ्यता, संस्कृति की धरोहर है। नहीं, बराबर है। इसको ये इसके हटाइए, बचाने के लिए नहीं नहीं, आशीष जी मंत्री बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। मैं बता रहा हूँ आपको। मंत्री जी बार बार क्या कह रहे हैं? अरावली खनन। सुरक्षित रखा जाएगा, अरावली सुरक्षित रखा जाएगा, अरावली में खनन नहीं होने देंगे, अरावली को हरा भरा रहने देगा। अरावली 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 कौन सा? 100 मीटर वाला। हाँ, अरावली तो आप मान ही कितना रहे हो? पूरी अरावली तो मानिए, आप अरावली मान ही नहीं रहे हो। तो मैंने बाकी क्या खोट कहा? यही तो 99% अरावली रेंज को आपने अरावली माना ही नहीं। तो यादव जी तो कहने के लिए, भाई मैं झूठ नहीं बोला। मैंने क्या कहा था? अरावली, अरावली के मायने क्या है? 100 मीटर का ऊपर। अब आप नीचे टूट रहा है, आप बोल रहे हो इसको भी। अब दूसरी बात, क्या खनन का क्या लेवल है आशीष जी? देख लीजिए, पहाड़ियों के कुछ नाम हैं। वो पहाड़ियां थी वहां पे, पहाड़ियां नष्ट हो गई और पहाड़ियों की जगह गड्ढे हो गए। मतलब खनन माफिया ने पहाड़ तो तोड़ा, और पहाड़ तोड़ने के बाद वहां गड्ढे तक 50-50, 100-100 फीट नीचे तक खनन किया पत्थरों का। अब जब ज्यादा खनन नीचे हो गया तो वो वाइबल नहीं हो गया, नीचे से पत्थर उठाना महंगा पड़ता है। फिर दूसरी पहाड़ी तोड़ने चले गए। वो गड्ढे छूटे हैं जो बोलते हैं कि हम गड्ढे देखेंगे। वो गड्ढे कैसे हुए? समतल धरा पे नहीं गड्ढे हुए, पहाड़ को तोड़ते तोड़ते समतल किया, और समतल के बाद भी लालच के चलते पहाड़ नीचे तक खोदा, वो गड्ढा हो गया। समझने की कोशिश कीजिए, उस गड्ढे को कैसा हरा भरा करेंगे? 100 मीटर के, 100 फीट के, 50 फीट के, 25 फीट के, कैसा करेंगे? कहां से करेंगे? यूं गड्ढों को हम हरा भरा करेंगे, बोल दिया, मुंह में आज जबान नहीं तो बोल दिया। क्या रोड मैप पे जरा पूछा जाए तो फपक फपक करने लगेंगे? क्योंकि यहां सिर्फ बोल के प्रश्नों को टालना है, प्रश्न को टालना है। ना आपने टेक्निकल कमेटी की रिपोर्ट मानी, ना MS क्यूरी की बात मानी, आपने किसी एक व्यक्तिगत इंसान की बात मानी, एक मेंबर की बात मानी। ये ऐसे ही करते हैं। सेबी के केस में भी ऐसा ही हुआ। सेबी की केस में भी कोर्ट ने ऐसे लोग अपॉइंट किए कि जो अडानी के साथ पहले काम करते थे। कहां से देंगे लोग? कुल मिलाकर ये जब तक देश के साथ खेल रहे थे, अर्थव्यवस्था के साथ खेल रहे थे, तब तक तो कुछ समय तक लोग सहन कर सकते हैं। लेकिन ये जब प्राकृतिक संसाधनों के साथ खेल रहे हैं, अरावली, अब तो ये पूरे पहाड़ की रेंज पे आ गए। जंगल तो अडानी के लिए जिस हिसाब से कट रहे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे उड़ीसा हो, आप कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ भी आप देख लीजिएगा, यहाँ भी अडानी की एंट्री होनी है। बिल्कुल होनी है। क्योंकि
जंगलों में जितनी संपदा है उससे ज्यादा अरावली में। अरावली जो भी रेंज दुनिया में जो पुरानी होती जाती है उनके नीचे कीमती खजाना बढ़ता जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरावली रेंज 2.5 अरब साल पुरानी है। हिमालय तो बहुत नया पहाड़ है, बहुत नया, ये बहुत पुरानी है। इसके पहाड़ जो आग्नेय चट्टाने बन जाती हैं, ग्रेनाइट वगैरह सब इसी में से निकलता है। तो ये तो ग्रेनाइट वगैरह तक है, और भी सारी इसमें खनिज संपदा बॉक्साइट से लेकर के और तमाम चीजें जो है अरावली रेंज में मिलने। अरावली भी ये जो नियम कानून बन रहा है ये फुटकरिया के लिए नहीं बन रहा है कि 4 ना डंपर ना वाले ना, माफिया के लिए। बड़ा बड़ा प्लान है, बड़ा प्लान है। ये क्यों कहा जा रहा है पॉलिसी? खनन तो सब गलत था, छोटा बड़ा। अब ये पॉलिसी ऐसी बनेगी कि 2 डंपर वाले पेटी कॉन्ट्रैक्टर हो जाएंगे। खनन करना है ना, चलो अडानी के पास जाओ, वहां से पर्ची कटवा के लाओ, तब तुम अपना 4 इसमें चलाते रहो। ये देखो आशीष, जो पॉलिसी आज बनेगी उसमें पूरा चला अखबारों जाएगा। में एक खबर छपी है, अखबारों में एक खबर छपी है, हम्म, केंद्र सरकार ने अरावली में माइनिंग बंद करवा दिया। खबर छपी, हम्म, सारी अरावली 100 मीटर के चक्कर में ही घूम रहे हैं। हाँ, पहले आप चिन्हित करो कि अरावली क्या है। झगड़ा अरावली में खनन का नहीं है। अरे अरावली की परिभाषा में ही आपने अरावली को खत्म कर दिया, बाकी एग्जैक्टली। बचता क्या है? हाँ, परिभाषा वही तो है। ये सारे जो बोल रहे हैं ये इतने सातिर हैं, मैं सातिर बिल्कुल, बार बार शातिरी इतने शब्द, सातिर हैं, शातिर ही शब्द इनके लिए यूज किया जा सकता है। ये बार बार कैमरे बोलते ना अरावली को छूने नहीं देंगे। अरे अब क्या कहें इसको सबको, पाखंडियों, मक्कारों, अरावली को तुम अरावली ही नहीं मान रहे हो तो खत्म नहीं होने दूंगा अरावली में। अरावली को अरावली अरे मानी नहीं तो किसी खत्म कर दिया। कल यदि किसी ने पूछा यादव जी को कि यादव जी ये खनन के वीडियो आपको दिखा रहे हैं, बोले हाँ, कहाँ हो रहा है? वहां वो अरावली थोड़ी है भैया। जब सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली को डिफाइन कर दिया है तो हम क्या कर सकते हैं? मैं बताता हूं आपको एक घटना, फिर बाइट सुनवा के खत्म करेंगे। इसी हरियाणा चुनाव में जब हरियाणा में थे, हम निकल रहे थे सुबह सुबह, प्यास लगी थी तो एक जगह रुके, हम कहे यहाँ पानी मिल जाएगा। वो टेंट लगा करके अनशन चल रही थी, वो अनशन पे थे, युवा सब थे, नौजवान। वहां गए तो पता चला कि वो सालों भर अनशन चलता है, मैं नंबर ढूंढूंगा। उन्होंने कहा था कि कभी भी अगर हम मतलब हमारे मुद्दे को आप लोग कुछ थोड़ा सा दिल्ली पहुंचा पाए तो बताइएगा। हालांकि मैं उस प्रोग्राम शूट करके लाया था। सड़क के इस तरफ अनशन चल रहा था और सड़क के दूसरे तरफ डंपर चल रहे थे, और यही अरावली रेंज है। अब भिवानी में मैं जगह बता दूं, मैं लेकर के चलने तैयार हूं, चले भूपेंद्र यादव, ले चलते हैं भिवानी में। और मैं अगर हो सकता है वो 90 मीटर निकले, 100 के बजाय हो सकता है 90 मीटर ऊंची ऊंची अरावली की पहाड़ियां थी भाऊ। पूरी टीम थी जो हमारे साथ जो गए हुए थे, सब थे। वो 80 मीटर, 90 मीटर, 95 मीटर, 98 मीटर हो सकता है निकले, हो सकता है उसमें 100 मीटर भी हो। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, आंखों देखा, बाकी तो मतलब हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जो आंखों देख के आया, क्या तबाही मचा रखी। और अनशन क्यों चल रहा था उस गांव में, अब जीना मुश्किल है। इतने वो सब बताने लगे कि इस गांव में कोई घर ऐसा नहीं है जिस घर में क्रैक गंभीर नहीं है, नहीं, क्रैक्स नहीं क्रैक है, और गंभीर बीमार। बीमार नहीं। क्योंकि इतना पोल्यूशन होता है वहां पर, इतना पोल्यूशन, पूरे दिन जो ड्रिल होती है अरावली, ड्रिल होती है और ब्लास्ट होते हैं। ब्लास्ट किए जाते ब्लास्ट हैं, से घरों को ब्लास्ट। क्रैक, ब्लास्ट से घरों को क्रैक होता आता है, हाँ, और वो ड्रिलिंग और उसके बाद पत्थर को जो तोड़ना होता है फेफड़े क्रैक कर देते हैं सब। उससे फेफड़े क्रैक कर देते हैं। हाँ, ये स्थिति है वहां पे। पानी वहां पे पीने का पानी नहीं, पानी वो सब बोतल लेकर के कि ये सैंपल ले जाइए, दिखाइए। पानी की स्थिति बस तबाही मचा के रख दिया, तबाही। मैं देख करके आया। हम लोग भी कई बार क्या होता है, कुछ विषय महत्वपूर्ण छूट जाते हैं, हम ईमानदारी से बात करते हैं। वो बहुत टचिंग था। मैं नंबर खोजूंगा, मिले नहीं तो भिवानी से मंगवा लेंगे। भिवानी पूरा वो गांव ही, रोड पर गांव, और एक तरफ अरावली और एक तरफ वो अनसर, और कोई उनको पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला है। भैया जरा चलाइए इनको, अशोक गहलोत को चलाइए तो। भूपेंद्र यादव जी, आप राजस्थान से हैं, आपका सम्मान करते हैं, परंतु जिस प्रकार से आप गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को,
0.19% एरिया ही इफेक्ट होगा अरावली माइनिंग से। ये अपना आप में भ्रमित करने वाला आपका बयान है। कौन विश्वास करेगा आप पे? जिस प्रकार आपने सीसी को खत्म किया है, मेरा मुख्य आरोप आप पे ये है, सेंट्रल एम्पावर कमेटी जो 2002 में बनी थी, उसको आपने 21 साल बाद में 2023 में समाप्त कर दिया। वो कमेटी इतनी पावरफुल थी कि पूरे देश के जो एरियाज हैं सब लोग एक कॉन्फिडेंस रखते थे उसके अंदर, और सीधी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को करती थी। दुर्भाग्य से आपने उस समिति को समाप्त कर दिया जो सीधी रिपोर्ट करती थी सुप्रीम कोर्ट को, और आपने वही सीसी नाम देके अपने भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय की कमेटी बना दिया, जिसके पास कोई पावर नहीं है। वो रिपोर्ट देती है, नॉमिनेशन भी आप करते हैं, मेंबर रिपोर्ट देती है आपको, और आपके ऊपर है कि आप उस रिपोर्ट का क्या करें। उसी से ये शक पैदा हो गया कि आपकी मंत्रालय का, आप सबका जो है, जो विश्वास डगमगाना लग गया, क्योंकि एक ऐसी कमेटी ऐसी कमेटी थी वो जो किसी की नहीं सुनती थी। आशीष चलिए जी, अब ये हाँ एक फोटोग्राफ है, ये देखिए। हाँ ये जो हाँ फोटोग्राफ पे आपको काला पैच दिख रहा है, वो हाँ गड्ढे में भरा हुआ पानी है। हाँ ये झील की घाटी है, और 2 हाँ महीने पहले की तस्वीर है, 2 महीने हाँ पहले की तस्वीर। हाँ ये खनन मतलब पहाड़ था, उसको काटते 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 आपने गड्ढा बना दिया। गड्ढा, हाँ अब उसमें पानी भरा हुआ है, सड़ रहा है पानी में। सड़ना तो भयावह आसानी स्थिति होगी, है, आसपास की भयावह। चट्टानों को कमजोर करेगा वो पानी। हाँ, बस आगे वही करना है। हाँ, बस वही काम करना है। ये इसलिए जंगल दर्शकों से जिन जिन लोगों को अपने देश के, अपने पृथ्वी के, छोड़ दीजिए देश भी अब छोटा हो गया, इस धरती माँ को जिसको भविष्य का ख्याल रखना है, इस धरती माँ के ऊपर ये छन्नी हथौड़े और ये ब्लास्ट आपके माँ के सीने पे चल रहे हैं, इतना याद रखिएगा। ये जब जब सरकार कोई आदेश निकालेगी कि अरावली में खनन बंद, अरावली के लिए ये, अरावली के लिए वो, तो आप ये बात ध्यान से सुनिएगा, वो अरावली माने अरावली पर्वत श्रृंखला नहीं है, वो अरावली माने सिर्फ 100 मीटर ऊंचे टीले हैं सरकार के अनुसार। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इतना कह दिया कि सिर्फ 100 मीटर का जो ऊंचा होगा, जिस क्षेत्र में वो टीला खड़ा है वहीं से गिना जाएगा। यदि 100 मीटर का है तो अरावली, 95 मीटर का है तो तोड़ दो, अरावली नहीं है। तो इनके अरावली के लिए जब ये कुछ कहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार कहते हैं, ये पूरी अरावली श्रृंखला के लिए नहीं कहते। ये मूर्ख बना रहे हैं। आज अखबारों में जो छपा है अरावली में खनन नहीं होगा, वो सिर्फ 100 मीटर वाले अरावली में, क्योंकि अरावली की परिभाषा ही बदल दी है। ये बात आप ध्यान से सुनिएगा। ये पूरे देश को, ये सरकार, ये न्यायपालिका, ये पूरे देश को मूर्ख समझते हैं। बिल्कुल सीधी सपाट बात, पूरे देश को मूर्ख समझते हैं ये, कि हम फैसला देंगे, नेता माइक पर उसको कई करेंगे। जगह लोग किसी गुनहगार को छोड़ते हैं, किसी कारपोरेट सेक्टर में कुछ गड़बड़ कर लेते हैं, लेकिन भूषण गवई जी ने ये डिसीजन देके एक ऐसा पाप किया है जो आने वाली पीढ़ियां इसके लिए उन्हें कोसती रहेगी। पीढ़ियां उड़ियां रहेंगी तब न कोसेंगी भाऊ। मोदी जी में एक बात और समझ गया हूं, जब वो कंधे पे सॉल वोल रख करके और मोर पंखी वाला टोपी ओपी लगा के बहरूपिया टाइप में, वो कहते हैं मेरे परिवारजनों, तो आगे शब्द मैं बता देता हूं जो मैं समझ पा रहा हूं। उनका होता है मेरे परिवारजनों, ये परिवार तब तक ही रहेगा जब तक मैं हूं। उतने ही दिन में लोग टपाट खत्म कर देंगे, उसके बाद न मैं रहूंगा और न मेरे परिवारजन रहेंगे, सब खत्म, फिनिश।
सब मेरे परिवारजनों 20 साल मोदी जी, अभी 10-15 साल 20 साल बहुत लोग कह रहे हैं कि अभी वो जिंदा रहेंगे और प्रधानमंत्री रहेंगे। मैं भी चाहता हूं रहें, क्योंकि इकट्ठे खत्म करें सब, बीच में कोई और आवे बाद में, इन्हीं के नहीं, रहते नहीं, सब हो जाए। खत्म हो जाएगा। क्या पीढ़ी ही नहीं रहेगी कोसने के लिए? क्या? जंगल कटवा करके आदमी रखा हुआ है, एक लाइन से पुलिस प्रोटेक्शन में जंगल कट रहे हैं। अब पहाड़ जो है खत्म कर दिए जाएंगे। जब पहाड़ और जंगल खत्म हो गए तो आप मान लीजिए कि मानव सभ्यता खत्म ही है। खत्म है, अब वो खत्म है, थोड़ा सा खत्म। ना रहेगी नदियां जल्दी फिर, हो जाए। क्योंकि इन्हीं पहाड़ों और जंगलों से नदियां निकलती है। ना पहाड़ों में रहेगा, ना जंगल आपको ऑक्सीजन देगा, ना यहाँ शुद्ध हवा होगी, ऑक्सीजन होगा, ना न पानी होगा, बारिश नहीं होगी, ना पानी भी बारिश नहीं होगी। रहेगा। जंगल और पहाड़ ये दो जिस दिन नहीं रहे उस दिन पानी नहीं रहेगा, बारिश बंद हो जाएगी। जब है सब, लेकिन देश को मजा आ रहा है। हम इस देश में चाहते हैं। कई बार मैं कहूं, अब ये बात कहूंगा तो, जो इस देश के लोग हैं ना, यही डिजर्व करते हैं। ये ना हवा इनको मिले, ना पानी मिले, ये कुछ नहीं चाहिए इनको, ना हवा ना पानी। इनको चाहिए मंदिर। मंदिर, वो मंदिर पे, वो जो है टीले पे बैठ करके, टीले वाले मंदिर पे ये सब ऐसे ही, जो राजपाल यादव एक फिल्म में था वैसे ही ये सब उड़ता जो है भारत हाँ, हाँ, बन बस। बन जाएगी। न पानी न हवा, बस मंदिर चाहिए, सनातन मंदिर। अरे क्या हो, इंसान भगवान भी सोचता होगा कि कहाँ से हम बना दिए इन सबको, कैसे बना दिए, कहाँ गलती हो गई। उस समय सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी हो गई, मट्टी में गड़बड़ी हो गई, मट्टी के मिक्स करने में गड़बड़ी हो गई, क्या गड़बड़ हुआ इन सबको बनाए थे इंसान, ये इंसान है ही नहीं है सब। चलिए इजाजत दीजिए हमें, लेकिन चलते चलते डीयू के एक प्रोफेसर हैं, वो 4-4.5 मिनट बोलेंगे, जरा सुनिएगा। कार्यक्रम लंबा हो गया लेकिन सुनिएगा, लंबा छोटा कार्यक्रम हम नहीं नाप पाएंगे कैंची से, क्योंकि जब कह रहा हूं ना, अब कुछ ही दिन है हमारा कार्यक्रम ऐसे ही चलेगा तो ये देश में कुछ बचेगा नहीं, जल जंगल जमीन सब खत्म हो जाएंगे। तो इसलिए सुन लीजिए, डीयू के प्रोफेसर हैं ये, न्यूज लॉन्चर से नहीं जुड़े हैं और ना ये जो है इनका कोई एजेंडा है, पढ़े लिखे हैं, इनकी एक गलती है। सुनिए इनको, हमको इजाजत दीजिए। मेरा पहला क्योंकि मैं अरावली एक भूवैज्ञानिक नाम भी है, तो पहला सबसे इम्पोर्टेंट बात यह कि अरावली देहली पर्वतमाला है। वास्तव में अरावली और देहली दो समय भूवैज्ञान के संदर्भ में दो समयों की रॉक्स इसमें हैं। और जैसे दिल्ली और दिल्ली के आसपास या हरियाणा, जहाँ फरीदाबाद हम जहाँ हैं, यहाँ पर दिल्ली सुपर ग्रुप की या दिल्ली रॉक्स हैं यहाँ पे। ये वैसे हैं अरावली पर्वतमाला का एक पूरा एक हिस्सा। सो ये 4 राज्यों में है। राजस्थान, गुजरात, राजस्थान में सबसे बड़ा है गुजरात, सदर्न पार्ट है जो थोड़ा सा, हरियाणा, दिल्ली का भी कुछ हिस्सा उसमें आता है। तो किस तरह पर्यावरण को प्रभावित किस तरह करेगी सर ये? तो इस तरह की बात ये पर्वतमाला करीब 650-700 किलोमीटर लंबाई में है और इन चारों राज्यों में ये कई तरह से प्रभावित करती है। एक बड़े लेवल पे जो ये प्रभावित करती है कि जो बारिश होती है, जहाँ जहाँ पे ऊंचाई है बारिश होती है, उसमें भी इसका प्रभाव होता है। बारिश होने के बाद जो ग्राउंड वाटर या भूजल रिचार्ज होता है, उसमें भी इसका प्रभाव है। जो छोटी मोटी नदियाँ या ड्रेनेज सिस्टम हैं वो भी इससे कंट्रोल्ड होती हैं। इसके अलावा जो पेड़ पौधे हैं वो जो पर्वतमाला पे हैं उनका वो दूसरे तरह के हैं। उसमें जो हैबिटेट्स हैं, कुछ जानवर वगैरह हैं, वो भी अलग अलग हैं। तो कई तरह से ये प्रभावित करते हैं लोगों की जीवन शैली को, लोगों के आजीविका को भी ये इस तरह से प्रभावित करते हैं। अगर इसमें बहुत बड़ा बदलाव करते हैं तो इन सब चीज़ों पे असर होता है। सर, अगर सुप्रीम कोर्ट को अरावली पहाड़ियों पर जो दिया गया फैसला है पूरी तरीके से लागू हो जाता है तो दिल्ली एनसीआर के जो मौसम की स्थिति होगी उस पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा सर? जो सुप्रीम कोर्ट के पूरी तरह जजमेंट में कुछ अभी चीज़ें हैं जो क्लैरिफाई होनी बाकी हैं, बट
जो एक बड़ा मुद्दा है जिसके ऊपर काफ़ी बहस है, वो है अरावली को ये क्लासिफाई करना कि 100 मीटर से ऊंची की पहाड़ी अरावली में गिनी जाएगी। इससे पहले 2010 में फॉरेस्ट का एक मापदंड था जो स्लोप और कुछ और चीज़ों को लेके था। तो ये सही नहीं है। भूवैज्ञानिक आधार पर अरावली हाइट के आधार पर नहीं की जा सकती। छोटी पहाड़ी भी अरावली का ही हिस्सा है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि ये कर देने से और अगर इसके संदर्भ में बाकी सारी चीज़ों को साथ ना लिया जाए, यानी कि इस रिलेशन में माइनिंग कैसे होगी, स्पेशली जो स्टोन क्रशर वाली माइनिंग है वो कैसे होगी, और बाकी जो ज़मीन है जो 100 मीटर से नीचे उनका सब प्रबंधन कैसे होगा, जब तक ये सारी चीज़ों को एक साथ ना लिया जाए तो ये थोड़ा सा ख़तरनाक है, क्योंकि ये इन पहाड़ों को बड़े विपरीत तरीके से प्रभावित करेगी। इसके कारण जो दिल्ली एनसीआर के एरिया है उसमें जो वातावरण में है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, जो पानी का रिचार्ज, भूजल रिचार्ज है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, जो बरसात होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है उसमें भी फ़र्क पड़ेगा, और इसी संदर्भ में जो लोगों की आजीविका है जो कि इस एरिया में रहते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा। तो काफ़ी हद तक उससे फ़र्क पड़ेगा। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये दिल्ली एनसीआर का में ज़्यादा फ़र्क इसलिए पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर 100 मीटर से ऊंचाई के पहाड़ बहुत कम हैं। तो यहाँ पे जो अरावली पर्वतमाला का, अरावली दिल्ली पर्वतमाला की कंटिन्यूएशन है वो छोटे ही